देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ईच हैविंग 4 एंट्रीज, मतलब कि 4 एलिमेंट्स वाली कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो, और जिसकी जो एंट्री होगी ना वो 1 2 3 या 4 में से हम लेंगे। रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि चारों एलिमेंट को हम 4 भी ले सकते हैं, किन्हीं 2 एलिमेंट को हम 3 भी लिख सकते हैं ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। आप पहले तो मेरे को ये बता दो कि 4 एलिमेंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे कैसे ऑर्डर की बन सकती है। एक बच्चे ने तो कहा सर रो मैट्रिक्स बन जाएगी, मतलब जिसमें रो कितनी होगी बच्चों, एक ही होगी। जैसे मान लो ये वाली मैट्रिक्स बन गई है ना, चार, एक रो है 4 कॉलम है। एक और मैट्रिक्स कौन सी बन सकती है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें रो कितनी होगी 4, कॉलम कितना होगा सिर्फ एक। और कौन सी बन सकती है बच्चों, 2 बाई 2 की बन सकती है ना, ऐसे बन सकती है, बताओ, और तो कुछ नहीं बन सकती। अब इस मैट्रिक्स को लिखने के अपने पास कितने चांस है, देखो एलिमेंट कितने अवेलेबल है 4, और रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट लिखने की कितनी चॉइस है 4, इसके लिए भी कितनी चॉइस है बच्चों 4, 4 और 4, तो सबकी क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। 4 की पावर 4 यानी कि 256। 256 मैट्रिक्स तो बच्चों ये बन जाएगी, ऐसे ही 256 ये बनेगी, ऐसे ही बच्चों 256 ये बन जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 256 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 768। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा आसान। अब देखो बच्चों ये फंक्शन का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक सेट अपने को ए दे रखा है जिसमें एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, यानी कि एक सेट ए है बच्चों, ये इंटरवल की फॉर्म में है ना, जिसमें वैल्यू आएगी -1 से लेके 1 तक, -1 से 1 के बीच में। कौन सा फंक्शन बच्चों इसमें से बाइजेक्टिव है, दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, आपको बाइजेक्टिव फंक्शन छांटना है, इसमें से कौन सा है, दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है, ये देखना है। पहले हम फंक्शन के लिए एफ एक्स के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट। एफ एक्स क्या है बताओ बच्चों, मोड एक्स आपको पता है ना, या तो एक्स के साथ खुलेगा या -x के साथ खुलेगा। इसका मतलब क्या हो गया एक्स स्क्र, इसका मतलब क्या हो गया -x स्क्र। अच्छा पॉजिटिव कब खुलता है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, और नेगेटिव कब खुलेगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी। बच्चों 1 1 चेक करते हैं ना, पहले हम क्या चेक करते हैं, 1 1। 1 1 फंक्शन के लिए मैंने बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रखा है ना। 1 1 के लिए बच्चों कितना आसान तरीका होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव चेक कर लो, अगर वो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव आए तो फंक्शन क्या होता है, पूरे इंटरवल में 1 1 होता है। तो आप एफ डैश एक्स निकालना, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x और इसका डेरिवेटिव -2x। ये तो कब होगा, जब x की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी। ये कब है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी। एक बात बताओ बच्चों, जब x को पॉजिटिव पुट करोगे तो 2x भी तो पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव है। जब x को नेगेटिव पुट करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब एफ डैश एक्स जो हमेशा है ना बच्चों, वो कैसा है, पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। और जो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं वो सारे फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, 1 1 होते हैं। तो फंक्शन 1 1 तो हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। अब हम चेक करेंगे क्या, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या चेक करते हैं बताओ, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो ए से लेके ए तक लिखा हुआ है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, मतलब ए से लेके ए तक, यानी कि फंक्शन का कोडोमेन क्या है बच्चों, ए है ना। अगर हम ये प्रूव कर दें कि रेंज भी इसकी -1 से 1 तक है, -1 से 1 के बीच में है, तो ये फंक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, ऑन टू। क्योंकि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अगर उसका कोडोमेन और रेंज बच्चों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यही तो होता है ना। तो रेंज निकाले, अपने को क्या निकालनी है, अब इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। चेक करते हैं हम क्या होगा। रेंज के लिए बच्चों ये करते हैं ना, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है बताओ, एक्स स्क्र है और एक बार -x स्क्र है। ये दो वैल्यू है, ये तो कब है, जब x 0 या 0 से बड़ा हो, और ये कब है बच्चों, जब x क्या हो, 0 से छोटा हो। अब 0 या 0 से बड़ा, इसका मतलब बच्चों 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो बच्चों 1 भी नहीं हो सकती ना, मतलब यहाँ पे होगी। इसका मतलब x कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से छोटा है, लेकिन बच्चों -1 से तो बड़ा होगा ना, तो -1 से 0 के बीच में। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या। तो अब एक बात सोचो आप, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, ये नंबर क्या है, 1 से छोटा। 1 से छोटे नंबर का जो स्क्वायर होगा बच्चों, वो भी तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा ना। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, फंक्शन की वैल्यू है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी तो क्या होगी, आपकी 0 या 0 से बड़ी होगी, और 1 से तो छोटी होगी ना। क्यों, अगर बच्चों किसी नंबर को आप 1 से छोटा पुट करोगे तो उसका स्क्वायर भी तो 1 से छोटा आएगा। तो मैं कहता हूँ इस फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। ऐसी सेम बात ये यहाँ पे, देखो एक्स को चाहे कुछ भी पुट कर लो, उसका स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव साइन आगे लगा है, मतलब आंसर क्या आएगा बताओ, इस -x स्क्वायर का आंसर तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। फिर वही बात, 0 और -1 के बीच में कोई वैल्यू आप पुट करोगे तो उसका आंसर 1 से तो छोटा ही आएगा। तो यानी कि इस -x स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा बताओ, आपका -1 से 0 के बीच में आ जाएगा। तो देखो यहाँ की भी सारी वैल्यू कवर होगी, यहाँ की भी सारी वैल्यू कवर होगी, तो मतलब कि फंक्शन की जो रेंज है बच्चों वो क्या आ गई,
-1 से 1 आ गई और रेंज और कोड में इक्वल आ गया, तो फंक्शन कैसा है बताओ, ऑन टू। ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। 1 1 भी था बच्चों, ऑन टू भी हो गया, तो ये फंक्शन तो कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। ये कैसा फंक्शन है बच्चों, बाइजेक्टिव। अब हम चेक करते हैं सेकंड फंक्शन के लिए, है ना, ये वाला जी फंक्शन। जी तो बच्चों मेरे को दिख रहा है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, देखो एक्स की वैल्यू है -1 से 1, -1 से 1 के बीच में क्या एक नंबर पाई बाय 1/2 भी आता है, 1/2 आता है ना। आप जी की वैल्यू निकालना 1/2 पे, 1/2 पे निकालो बच्चों, तो क्या आ जाएगा π/2, और cos π/2 कितना होता है 0। अब जैसे ही π/2 दिखा ना, तो मुझे लग गया कि ये तो -1/2 तो इसके बीच में आएगा, -1/2 भी तो इससे बड़ा होता है, तो -1/2 के ऊपर वैल्यू निकालो इसकी। और कोस माइनस थीटा या कोस पॉजिटिव कोस थीटा दोनों बराबर ही होते हैं ना, तो ये वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। यानी कि अलग अलग वैल्यू पुट करने पर जी की वैल्यू बच्चों सेम आ गई। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, एफ इज नॉट, जी इज नॉट 1 1, और 1 1 नहीं है तो बच्चों बाइजेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट कौन सा है, सिर्फ बच्चों ऑप्शन नंबर ए है ना। क्वेश्चन अच्छा था, यानी कि इतना आसान नहीं था सोचना इसके बारे में। 2 4 क्वेश्चन तो बच्चों 120 में से आएंगे, मैं तो ये कहता हूँ है ना हर बार की 2 4 क्वेश्चन को छोड़ दो, कम से कम 100 क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसे मिलेंगे कि आप पूरा सिलेबस अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है ना, तो आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो एनडीए में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आर एक रिलेशन है बच्चों ऑन द ओपन इंटरवल दिस, मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी एक्स और वाई की, है ना, ऑन द सेट का मतलब क्या होता है कि ये जो भी एलिमेंट आएंगे वो इस इंटरवल से आएंगे, है ना, इससे बाहर नहीं जा सकते। और रिलेशन कैसे डिफाइन है बताओ, कि एक्स और वाई का जो सम है ना वो क्या है, 2 से छोटा है। एक्स और वाई का सम बच्चों क्या है, 2 से छोटा है, ये आपको दे रखा है। तो अब आप बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कि तीनों चीजें हम चेक करते हैं, ठीक है। एक बार हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव बोल के भी बताओ। डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, एक्स प्लस वाई का मोड बच्चों 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बोला था, वाई को भी क्या मान लिया करो आप, एक्स मान लिया करो। डेफिनेशन के अंदर वाई की जगह क्या लिख दो आप, एक्स लिख दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2x, 2 तो बाहर कर दो। तो मोड एक्स क्या होगा बच्चों बताओ, 1 से छोटा। एक बात बताओ, क्या मोड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी क्या। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि मोड एक्स 1 से छोटा ही होता है हमेशा, लेकिन बच्चों एक्स और वाई तो पहले ही दे रखा है ना अपने को, कि जो रिलेशन डिफाइन है वो तो इस इंटरवल के ऊपर डिफाइन है। तो यानी कि इस इंटरवल के अंदर आप ये कह रहे हो कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, या इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, मोड एक्स क्या है, 1 से छोटा है, तो मतलब कि ये तो हमेशा ट्रू है। ये बात तो बच्चों क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी। क्यों, क्योंकि जो भी आपका x आएगा वो इस इंटरवल से आएगा, तो इसका मोड तो क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा ही होगा। मतलब कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, पहली बात तो होगी डन। दूसरी बच्चों सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में तो क्या होता है बताओ, मैंने आपको क्या बोल रखा है कि सिर्फ आप x और y को इंटरचेंज कर दिया करो। एक बात बताओ, एक बच्चे ने ये लिख रखा था, आपने ये लिख दिया, कोई फर्क है क्या दोनों में, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव का बच्चों मतलब क्या है, आप ये सोचो, है ना, इस क्वेश्चन का ट्रांजिटिविटी चेक करने का मीनिंग क्या है, कि आप -1 से लेके 1 में कोई भी बच्चों 2 एलिमेंट ले लो, है ना, इसके बीच में, बीच की बात करते हैं, तो आप देखना -1 से 1 के बीच में कोई भी 2 एलिमेंट, ये -0.9 सोच लो, ये 0.9 सोच लो, है ना। और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 0 होगा, 0.5 होगा, 0.8 होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। आपसे ये कह रहा है कि इन में से आप, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी और बी सी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो ए सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, यही तो होती है ना ट्रांजिटिव की डेफिनेशन। एक बात बताओ, ए बी बिलोंग करने का मतलब क्या होता है कि ए और बी का जो सम होगा और उसका जो मोड होगा वो 2 से क्या होगा, छोटा होगा। बच्चों एक बात बताओ, इन सारे नंबर जो मैंने रेड पेन से लिख रखे हैं, इनमें से किन्हीं भी 2 नंबर को आप ऐड कर लो, है ना, किन्हीं भी 2 नंबर को ऐड कर लो, और उसका जो मॉडुलस है, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्या आपको नहीं लगता वो तो हमेशा ही 2 से क्या होगी, छोटी होगी, हमेशा ही 2 से छोटी होगी, देख लो। क्यों, क्योंकि नंबर -1 से बड़े हैं और 1 से क्या है, छोटे हैं। मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -0.4, उसका मोड तो क्या होगा 0.4, वो तो क्या है 2 से छोटा है ना। तो कहने का मतलब ये तो ऑब्वियस मेरे को दिख ही रहा है कि अगर मैं मान लो इन 2 नंबर को ले लेता हूँ, -0.9 और 0, है ना, इसको, और 0 और 0.8 को ले लूँ, ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो बताओ, मैं ये कह रहा हूँ आपको, क्या -0.9 और 0.8 ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों इनका सम भी तो क्या होगा, 2 से छोटा ही होगा ना। तो बस यही बात इसमें पूछना चाहता है कि सम 2 से छोटा होगा क्या, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गया। तो इस मतलब आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ए यूनियन बी में से ये चीज हटानी है, ये चीज है क्या, पहले जो लिख रखी है ना उसका डायग्राम बनाओ।
आपको मैंने बता रखा है वेन डायग्राम के अंदर कि इस हिस्से को क्या बोलते हैं, ए डिफरेंस बी, इसको बी डिफरेंस ए, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। और इन तीनों को मिला दो तो वो क्या बन जाता है, ए यूनियन बी बन जाता है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए माइनस बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, यही होता है ना। तो बच्चों इसने क्या कर रखा है देखना, इसमें से ये हटा रखा है और ये खुद क्या होता है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में से बच्चों ए यूनियन बी को हटाओगे तो क्या बचेगा, नल सेट बचेगा। आंसर क्या आ गया, नल सेट आ गया। इस क्वेश्चन में एबीसी बच्चों ट्रायंगल की साइड है, स्मॉल बी साइड है। मैंने कह रखा जब भी आपको ट्रायंगल की साइड दे रखी हो ना, तो आप ट्रायंगल को इक्विलेटरल मान के इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लिया करो, है ना। लेट कर लो बच्चों, ट्रायंगल एबीसी क्या है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है तो तीनों एंगल कितने होंगे बताओ, ए बी सी तीनों एंगल कितने हो गए, 60 60। और साइड, साइड को जो आपका मन करे वो मान लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को जो आपका मन करे मान लो, 1 1 मान लो, 2 2 मान लो, 3 3 मान लो, क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। ईच साइड को क्या मान लिया, 1। और एंगल तो 60 डिग्री बच्चों होते ही है। तो फिर बताओ डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी इसकी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप मेरे को बताओ डी की वैल्यू क्या होगी, ए तो 1 है, ए का स्क्वायर भी 1, बी भी 1 है। साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2। सी इंटू सी कितना 1, साइन ए का मतलब 60, साइन 60 कितना है बच्चों, √3/2, ठीक है। बी का मतलब तो 1 और साइन ए यानी कि साइन 60 हो गया, और ये तो 1 है ही। कोस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2 होता ही है। साइन ए, सी तो 1 है ना, साइन ए कितना हो जाएगा, √3/2। कोस ए कितना हो जाएगा, 1/2, और ये कितना हो गया 1। बताओ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं निकाल सकता, कर लो सिंप्लीफाई। 1 इंटू 1 माइनस 1/4, फिर बीच का साइन चेंज होगा, और ये क्या होगा बच्चों, √3/2 माइनस √3/4, और ये क्या हो जाएगा √3/2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आएगा, √3/4 माइनस √3/2। ये हो गया, सिंप्लीफाई कर लो इसको बस। √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/4 हो गया क्या ये, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3/8, और ये क्या हो जाएगा अपना प्लस 3/8, और ये कितना हो गया अपना बच्चों, -3/4 हो गया ना इतना, ठीक है। अब देखना 3/4 से 3/4 आई थिंक कट गया, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया। 3/8 और 3/8 मिलके क्या हो गया 3/4, और ये -3/4 है, ये भी कट गया। आंसर क्या आ गया, 0। आपको पता है लगभग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा क्या आता है बच्चों, 0 आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है ए बी सी 3 टर्म है एपी में, बी सी डी है जीपी में, सी डी ई है बच्चों एचपी में, तो कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है। देखो आपको ये बात तो पता है कि ए सी ई अगर बच्चों जीपी में होते हैं ना, तो जीपी की टर्म का रेसिप्रोकल भी तो क्या होता है, जीपी में होता है। अगर मान लो 2 4 8 जीपी में है, इनका रेसिप्रोकल भी तो जीपी में होता है, ये बात तो आप मानते हो ना। तो अगर ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो दूसरी तो बच्चों पक्का होगी, यानी कि या तो दोनों में से दोनों करेक्ट होगी बच्चों, या एक भी करेक्ट नहीं होगी। ये बात तो कन्फर्म है, मतलब ना तो ये ऑप्शन हो सकता ना ये ऑप्शन हो सकता, या तो दोनों ट्रू होंगे या एक भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अब वो कैसे करें, मेरे को पता है कि जब नंबर्स दिए होते हैं ना एपी जीपी में, तो मैं उनको अज्यूम करता हूँ अपनी तरफ से। सबसे बेस्ट तरीका बच्चों यही होता है, ठीक है। ए बी सी किस में है बताओ, एपी में, तो इसको मान लो मैं 1 2 3, है ना। एपी में है तो क्या मान लेता हूँ 1 2 3। फिर देखो बी सी डी, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये बी सी डी में बी और सी तो कॉमन है, मतलब कि यहाँ पे बी और सी क्या थे, 2 3 थे ना, तो इधर आप चेंज नहीं कर सकते, इसको तो 2 3 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब डी बताओ, डी क्या हो गया। अब एक बात बताओ, ये 3 नंबर क्या जीपी में नहीं है क्या, तो जीपी में है तो जो बीच वाला नंबर होता है वो इन दोनों का क्या होता है, जीएम होता होगा, ऐसे लिखते होगे। तो 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2D। तो डी कितना आ गया बोलो, 9/2 आ गया। मतलब कि जीपी में 2 टर्म दे रखी है, तीसरी टर्म आप नहीं निकाल सकते, तो कितना आ गया ये 2 3 और 9/2 ये आ गया। अच्छा फिर 3 नंबर एचपी में कौन से बच्चों, सी डी ई। अब ध्यान से देखो, सी डी ई बच्चों एचपी में है। सी और डी को तो आप फिक्स कर दिया, सी और डी तो ये रहे, है ना। तो ये तो लास्ट के 2 नंबर तो आपको यही मानने पड़ेंगे ना। ई नहीं पता मेरे को ई क्या है, लेकिन ये पता है कि ये तीनों नंबर किस में मानने हैं मेरे को, एचपी में। तो बच्चों एचपी में अगर आपको पहले 2 नंबर पता है तो तीसरा नंबर नहीं निकाल सकते। तो ये 3 टर्म एचपी में है, आप मेरे को बताओ ये 3 टर्म किस में है, एचपी में। तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा बताओ फिर, एपी में होगा। और एपी में फिर तीसरा टर्म निकाल सकते हो ना आप। एपी में क्या होता है, बीच वाली टर्म का डबल और बाकी दोनों टर्म का बच्चों सम सेम होता है ना। तो ये उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 4/9 माइनस 3/9 इक्वल टू 1/e। तो e कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 9 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 9 आ गई, है ना। ये क्या आ गई बच्चों, 9 आ गई। सारी वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब तो बस क्या पूछा है, ए सी और ई बताना बच्चों। ए क्या था 1, सी कितना है बताओ 3, और ई कितना है 9। 1 3 और 9 किस में होते हैं बताओ, जीपी में होते हैं।
ये 3 नंबर जीपी में है, ये भी जीपी में है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या आ गई, करेक्ट आ गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। इस क्वेश्चन में देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों लोग का इससे आसान क्वेश्चन तो आप कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता ना बच्चा। इसका दोनों का बेस क्या बना लो, सेम बना लो। तो इस 4 को आप क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दो। log ऑफ x माइनस 3 बेस 2 है ना। इस ये स्क्वायर बेस की पावर जो है आगे आगे क्या हो जाती है, 1/2 होगी ना, रेसिप्रोकल हो जाती है, आपको पता है। सारा चैप्टर मैंने लोग का पढ़ के देखो, 4 घंटे लगा के लोग का चैप्टर पढ़ा रखा है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट, और लोग से लोग काट दो, ये हो गया। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो बच्चों यहाँ पे पहुंच जाओगे। सिंप्लीफाई कर लो, x की 2 वैल्यू आ गई 2 और 5। लेकिन मैंने आपको कह रखा है कभी भी लोगरिथमिक इक्वेशन में x की जो वैल्यू लास्ट में आए बच्चों उस पर विश्वास मत करना, उसको चेक करना। देखना 2 पुट करोगे तो ये 2 माइनस 3 नेगेटिव नहीं हो जाएगा क्या। और log का जो नंबर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मतलब कि 2 तो नहीं चलेगा। 5 पुट करके देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब कि 5 चलेगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो कितने सॉल्यूशन है बच्चों, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ठीक है। गलती से 2 मत लिख देना। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि अगर एक नंबर पॉजिटिव होता है तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम बच्चों क्या होता है, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है ना। मतलब कि उन दोनों का सम कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता, पता है ना ये तो बात आपको। अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या होता है बताओ, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है ना, ये होता है। तो 2 नंबर का एम क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, और जीएम क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 उधर जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 होता है। तो फिर बताओ, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर नंबर पॉजिटिव है x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो हमेशा ही 2 या 2 से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। log की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है बताओ, मैंने बता रखा है ना, जब बेस और नंबर दोनों बच्चों या तो 1 से क्या हो, छोटे, या दोनों के दोनों क्या हो, 1 से बड़े, यानी कि 1 की सेम साइड पे लाई करते हैं। तो log की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यानी कि मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांस है इस क्वेश्चन में। क्या बोला गया है, x की वैल्यू कहता है y या y से बड़ी है, और y 1 से बड़ा है। y 1 से बड़ा है तो एक बात बताओ, अगर y 1 से बड़ा है तो क्या आप ये कह सकते हो क्या कि x भी 1 से बड़ा है। y अगर बच्चों 1 से बड़ा है इसका मतलब x भी तो 1 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि x तो y से बड़ा है, या तो y के इक्वल होगा। y के इक्वल हो तब भी बच्चों वो 1 से तो बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि y खुद 1 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y दोनों क्या है बच्चों, 1 से बड़े हैं, ठीक है। और x y से बड़ा है तो इसका मतलब x बाय y क्या होगा बताओ। x अगर y से बड़ा है तो x बाय y क्या होगा, 1 से बड़ा ही नंबर होगा। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो x बाय y है ये क्या आ गया, 1 से बड़ा नंबर आ गया। और ये नंबर क्या है बच्चों, x भी क्या है, 1 से बड़ा। मतलब कि अगर मैं बात कहूं कि इसकी ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी बताओ, क्योंकि x y से बड़ा है तो बेस भी 1 से बड़ा, और नंबर भी बच्चों 1 से बड़ा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इतनी बात तो समझ गए। अच्छा इसकी वैल्यू देखो, log ऑफ y और y बाई एक्स, ये y बाई एक्स आ गया। अब बच्चों y छोटा था तो ये नंबर तो क्या हो जाएगा फिर, 1 से छोटा हो जाएगा। छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, और ये बेस क्या है, ये बेस बच्चों 1 से बड़ा है। तो बेस 1 से बड़ा और ये नंबर 1 से छोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, है ना। इतनी बात तो आप समझ गए यहाँ से, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है ना, इस पे तो विश्वास कर लिया आपने कि लोग x बाय वाई तो क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो इन दोनों का आंसर बच्चों ऐड करके के दे रखा है। अब देखना, अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। पहले ये बताओ, इसको बेस, इसमें log m बाई n लगा दूं मैं, क्या होता है फिर वो, log m माइनस log n, और बेस कितना है बच्चों दोनों का, x है, ठीक है, ये लिख दिया। प्लस इसमें भी मैं लगा दूं log m बाई log n, तो log y माइनस log x, और दोनों का बेस क्या है बच्चों, यहाँ पे y है। ये किसके इक्वल दे रखा है बोलो मेरे को, k के इक्वल है। ये कितना होता है, 1, 1 माइनस log y, और प्लस 1 माइनस log x इक्वल टू के। तो यहाँ से बच्चों आप क्या करो ना, ये के को इधर ले आओ, तो 2 माइनस के लिख दूँ, और ये दोनों उधर चला जाएंगे, है ना। log y, और ये भी क्या है, इधर चला जाएगा, log x टू द बेस y। अब मेरे को ये बताओ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, log y अपॉन log x, और प्लस log x अपॉन log y, प्लस में log x अपॉन log y लिख सकता हूँ ना इसको, इस तरीके से। अब आप ये देखो, इसको तो पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, x बाय वाई वाला है ना, वो पॉजिटिव कौन है बच्चों, x बाय वाई। तो इसको ऐसे लिख दो, या तो इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, चलो ठीक है, ये ठीक है, इतना ही छोड़ लो इसको, ठीक है। अब आप ये बताओ, log x की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ log x बता दो मेरे को, log x क्या होगा, 1 से
बड़ा, log x क्या होगा बच्चों 1 से बड़ा, क्यों? क्योंकि ये नंबर क्या है 1 से बड़ा है ना, और बेस तो कुछ भी मान सकते हो आप, बेस को 1 से बड़ा मान के चलो, और log y भी क्या होगा फिर 1 से बड़ा, मतलब कि ये दोनों क्वांटिटी कैसी है बताओ, पॉजिटिव है ना, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, बस आप इतना बता दो, और ये पूरी क्वांटिटी भी क्या है पॉजिटिव है। अगर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो दोनों का जो सम है, देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, देखो अगर ये t है तो ये 1/t नहीं दिखाई दे रहा आपको, और इसकी जो वैल्यू होती है वो तो हमेशा ही 2 या 2 से बड़ी होती है ना, तो यानी कि 2 माइनस के की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से क्या है बड़ी, दोनों तरफ 2 से 2 काट दो, तो माइनस के क्या हो गया 0 या 0 से बड़ा, के क्या हो गया 0 या 0 से छोटा, यानी कि के की जो वैल्यू होगी ना बच्चों वो या तो 0 होगी या 0 से छोटी होगी। के क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन से देख के बताओ, क्या ये वैल्यू पॉसिबल है क्या? यस। के क्या होगा बताओ, 0 या 0 से छोटा, तो ये 0 से छोटी है, हो सकती है, ये भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि बच्चों के की वैल्यू पॉजिटिव तो है ही नहीं, के की वैल्यू पॉजिटिव तो है ही नहीं, और ये पॉजिटिव दे रखी है, तो मतलब डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला किसका होता है आप मेरे को ये बता दो, कोस 2 थीटा क्या होता है, या तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं उसको, है ना, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो ये लिख रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये माइनस कोस 2 थीटा लिखा हुआ है ना, ये बात तो आप समझ गए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो तीन स्टेटमेंट बच्चों आपको दे रखी है, कौन सी करेक्ट है? एक बात बताओ, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होती है ना, होती है। अगर बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आ गई तब तो ये पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो ना बिल्कुल आसानी से। बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल है? आप थीटा को कुछ भी मान लो, थीटा को अपनी मर्जी से क्या मान लो, एक बार जीरो मान लो, ठीक है, मानना एक बार जीरो, थीटा को बच्चों जीरो मान के साइन जीरो जीरो, और ये कोस जीरो 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 0 1, और कोस जीरो 1, और साइन जीरो क्या होता है 0, ये लो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, बीच में माइनस 1 है तो प्लस 1 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों बताओ मेरे को, ये क्या हो गया 1 माइनस 0, यानी कि 1 आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों 1 आ गई, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए के ही इक्वल आएगा ए इनवर्स, मतलब पहली स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब ए कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती, क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हमेशा क्या होता है 3/3 ऑर्डर का 0 होता है ना, बट यहाँ पे तो डिटरमिनेंट क्या रहा है 1 आ रहा है, क्यों क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि डिटरमिनेंट तो इसका 1 है, और अगर डिटरमिनेंट 1 है तो बच्चों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती, मतलब ये क्या है स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरी देखो, ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बच्चों एक बात बताओ, मैं इनवर्स तो निकाल नहीं सकता इतनी आसानी से, क्यों? इनवर्स के लिए मेरे को एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, मैं नहीं निकालूंगा एडजॉइंट। अगर बच्चों ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है, मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूँ, ये लो ऐसे तो कर ही सकता हूँ ना, ये क्या हो गया आई ए इंटू ए ट्रांसपोज, कहने का मतलब ये है, अगर मैं ए और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करके देख लूँ और वो आई आ गई, मान लेते हैं वो आई आ गई है ना, फिर तो आप बता दोगे ना कि हाँ ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स आपस में क्या होते हैं इक्वल, तो बताओ ए और ए ट्रांसपोज की बच्चों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप? कर सकते हो ना, ये देखो ये रहा ए और ये रहा ए ट्रांसपोज, इन दोनों की मल्टीप्लाई करती वो क्या आ गई बच्चों आई, अगर मल्टीप्लाई आई आ गई तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फिर करेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड बच्चों आपस में क्या है करेक्ट है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये देखो बच्चों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 निकालना है इस पूरी एक्सपेंशन में, है ना, देखने से डरावनी लग रही है एक्सपेंशन, बट सिंप्लीफाई करो इसको, देखो ये तो एज इट इज चलने दो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और माइनस में 2, और इसकी पावर कितनी है -5, चलती रहेगी, तो अब ये बता दो आप मेरे को, ये क्या बन गया, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया ना बच्चों, की समझ गए? अब ये पावर -2 और इसकी -10 हो जाएगी ना, आप इसको ऐसा करो ना, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है बच्चों -5, इसको नीचे ले जाओ, देखो ये माइनस तो रहेगा, माइनस को मत खत्म कर देना, आप कभी ये कह दो सर 2 और 5 मिलके 10 होके और माइनस की पावर 10 तो प्लस ही होता है, नहीं बच्चों, ये 2 पावर अलग है, नेगेटिव तो पूरे के साथ है, तो नेगेटिव की पावर तो कितनी है -5 है ना, तो इसको ऐसे लिखो, देखो इसको बच्चों आप ऐसे करके लिख लो इसकी पावर 5, अब आपको पता लग गया कि पावर 5 है तो ये -1 की पावर 5 है तो माइनस ही रहेगा ना, इस माइनस को ऊपर भेज दो, ठीक है, अच्छा इसकी पावर 20 है ना, ये 20 है, और नीचे एक्स एलसीएम ले लो, तो क्या बन गया x² -1, और इसकी पावर कितनी होगी बच्चों बताओ, इसकी पावर कितनी होगी अपनी 5, और इसका स्क्वायर भी था ना, एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ इसको, नीचे एलसीएम लेके x -1/x का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख दो x -1/x की पावर कितनी लिख दो 10 लिख दूँ,
अब बताओ ये क्या बन गया, -1 माइनस एक्स स्क्र की पावर 20, और नीचे एल्शियम लोगे तो बताओ ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 1 बन गया, इसकी पावर 10, और एक्स की पावर 10 को मैं ऊपर भेज देता हूँ। तो ये कुल मिला के ऐसी एक्सप्रेशन बन गई बच्चों। देखो 1 माइनस एक्स स्क्र लिखो या एक्स स्क्र माइनस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर क्या है बच्चों, इवन है। तो मैं नीचे जो है एक्स स्क्र माइनस 1 को 1 माइनस एक्स स्क्र लिख दो, बोलो एक ही बात है। पावर 20 में से 10 घट जाएगी, कितनी बच गई पावर ऊपर, 10 बच गई। अब ये एक्सप्रेशन बच्चों मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख दी है ना, एक्सप्रेशन ये आ गई अपनी। अब इसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट ढूंढना है। देखो x की पावर 10 तो बाहर है ही, तो बता दो फिर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 क्या होगा, -1 तो बाहर है, फिर अंदर क्या चाहिए अपने को बच्चों, x की पावर 10 आना चाहिए, और x की पावर 10 तो ऑलरेडी है। तो अंदर से जो टर्म आएगी वो कैसी आनी चाहिए, कॉन्स्टेंट आनी चाहिए, मतलब कि साथ में क्या आनी चाहिए बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म आनी चाहिए इस एक्सपेंशन में। और कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, वो देखना 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर 10 को ओपन करना, 10c0, और फर्स्ट टर्म की पावर कितनी बच्चों बताओ, फर्स्ट टर्म की पावर कितनी 10, और सेकंड टर्म की पावर कितनी 0। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है, और ये कितनी होती है 1, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी 1। तो -1 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये तो बच्चों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। फोर्थ टर्म इस एक्सपेंशन में आपको 5/2 दे रखी है, तो एम एन की वैल्यू बतानी है, मतलब एम और एन निकाल के उसकी प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। पहले तो ये बताओ बच्चों फोर्थ टर्म होती क्या है, NC3, फर्स्ट टर्म की पावर n-3, और सेकंड टर्म की पावर बच्चों 3, ये 5/2 है। देखो 5/2 क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है ना, मतलब इसमें x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे भी x नहीं होना चाहिए, देखना आप x नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको n-3, x की पावर n-3 और नीचे 3 थी, तो ये टोटल होगी n-6। एक बात बताओ बच्चों, ये टर्म तो इसमें तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे भी x नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब x की जो पावर है ये कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो x खत्म होएगा। n की वैल्यू तो आ गई है ना। अगर इस क्वेश्चन में जो n पूछा जाता तो मेरा आंसर आ गया कितना 6। अब n 6 आ गया तो फिर दोबारा इसमें पुट कर दो, ये 5/2 है ना, n को 6 पुट करना, n को बच्चों 6 पुट कर दो, तो 6 में से 3 गया 3। अच्छा ये तो कांस्टेंट है ही, इक्वल टू क्या आ गया 5/2, यहाँ से 6 से 3 कितना होता है बताओ, 20 होता है, m क्यूब। तो ये m क्यूब कितना आ गया बताओ, 20 को नीचे लाओगे 1/8, और 1/8 क्या होता है 1/2 का होल क्यूब। m कितना आ गया बच्चों 1/2, m भी आ गया n भी आ गया, इन दोनों की क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है, mn यानी कि हाफ इंटू 6, 3 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कितने डिटेल के अंदर मैंने आपको समझाया है कि इस इक्वेशन को तो हमेशा याद रखो, है ना, इसके रूट क्या होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अगर x की जगह 2x लिख दिया और ये 2 का स्क्वायर है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख के उसके आगे 2 लगा दो, यहाँ 3 लिख दिया तो 3 लगा दो, यहाँ -4 लिख दिया तो -4 लगा दो, है ना, बस ये स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, इसमें क्या बोला गया है आपसे, देखो ध्यान से पढ़ो। ए बी सी बच्चों जीपी में है, और ये ए और सी क्या है पॉजिटिव है। मैं कहता हूँ जब भी आपको जीपी में नंबर दिखाई देंगे ना, तो आप ए बी सी को क्या मान लो, 1 to 4 मान लो, जीपी में तो है पॉजिटिव भी है ये, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, कहता है इस इक्वेशन को कंसीडर करो। अब आप मेरे को ये बताओ ये इक्वेशन क्या बन गई, ए बी सी की वैल्यू मानने के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू को 1 पुट करो, बी की वैल्यू को 2 पुट करो, और सी की वैल्यू को क्या पुट करो बच्चों 4, ये इक्वेशन ही बन गई। अब आप मेरे को ये बताओ इस इक्वेशन के रूट क्या है, आपको दिख गए क्या, देखो वही 2 का स्क्वायर 4, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख के और 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन के रूट क्या हो गए बच्चों 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हो गए। पहली स्टेटमेंट देखो, इक्वेशन के रूट इमेजिनरी है, यस ओमेगा तो इमेजिनरी होता है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, इसके रूट्स का रेशो बच्चों 1:ओमेगा है ना, रूट्स का रेशो देखना सेकंड स्टेटमेंट में रेशियो ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को आपस में क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्या आ गया बताओ 1/ओमेगा, यानी कि आ गया ना 1:ओमेगा, वही तो कह रखा है 1:ओमेगा, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये दे रखी है ना, निकालना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों निकालनी आती है ना, क्या है रूट्स बताओ इसके 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 इंटू ओमेगा क्यूब कितना होता है बच्चों 1, यानी कि प्रोडक्ट कितनी आ गई 4 आ गई। लेकिन ये कह रहा है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या मानी थी आपने बताओ ऊपर 2, ए की वैल्यू क्या मानी थी 1, तो ये भी तो 4/1 आ गई, और हमारी भी देखो 4 है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है ठीक है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों करेक्ट होगी, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था ये भी।
ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमेशा ही एक इंटीजर है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमेशा क्या आंसर देती है, एक इंटीजर, और एक्स भी क्या है, एक इंटीजर है। मतलब ये है कि अगर आप एक्स को इसके अंदर एक इंटीग्रल वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर जो है ना वो एक इंटीजर आएगा। समझ गए? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। m मस्ट बी एन इंटीजर, n मस्ट बी एन इंटीजर। मतलब आप ये कह रहे हो कि x तो इंटीजर पुट करो ही करोगे, उसके अलावा जो ये m और n दिखाई दे रहे हैं ना, कहता है क्या इनका इंटीजर होना जरूरी है क्या, जिससे कि ये पूरी वैल्यू इंटीजर बन जाए। मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, अगर x इंटीजर है, अगर बच्चों x इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी तो इंटीजर ही होता है ना। x अगर इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। अब बच गया क्या फिर, एम एक्स प्लस में एन बच गया, क्योंकि मैं इस इंटीजर को हटा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चों, एक इंटीजर होना चाहिए। अब आप मेरे को छोटी छोटी बातों का जवाब देना। अगर मैं मान लेता हूँ एक्स को वन मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स को क्या मान लेता हूँ मैं, वन मान लेता हूँ, तो ये क्या बन गई, एम एक्स प्लस एन की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, एम प्लस एन बन गई। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस वैल्यू का इंटीजर होने के लिए क्या ये जरूरी है क्या कि m और n इंटीजर होने चाहिए। एक बच्चे ने कहा कि सर नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, m को 1/2 मान लो, इसको भी 1/2 मान लो, ये लो, इनका सम तो 1 आ गया जो कि इंटीजर है, लेकिन m और n में से इंटीजर मानना कोई जरूरी नहीं था। आप ये मत कहना कि सर इंटीजर है तब भी तो इनका सम इंटीजर ही होगा। मस्ट, मस्ट का मतलब है m और n का इंटीजर होना जरूरी है, लेकिन कहाँ जरूरी है बच्चों, ठीक है। एक आप ऐसे यकीन नहीं आता, आप x को 2 मान के देख लो। x को जब 2 मानोगे तो ये कितना हो गया, 2m प्लस में n। एक बात बताओ, इसके इंटीजर होने के लिए क्या m और n का इंटीजर होना जरूरी है क्या, बस आप मेरे को इतनी बात का जवाब दे दो। मैं तो कहता हूँ नहीं। m को मैं कुछ ऐसा पुट कर दूंगा जो, जैसे मान लो आप m को कुछ भी पुट कर लो अपनी मर्जी से, m को 3/4 पुट कर लूँ, m को 3/4 पुट करोगे, मैं कहता हूँ कुछ भी पुट कर लो। देखो ये कितना हो गया, 3/2 प्लस n, तो n को कितना लिख दो, 1/2 लिख दो। ये 1/2 लिखोगे तो 3/2 और 1/2 मिलके क्या हो गया, इंटीजर हो गया ना। इसका मतलब देखो ना m का इंटीजर होना जरूरी है, ना n का इंटीजर होना जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, गलत है। तो दोनों की दोनों क्या होगी, गलत। करेक्ट छाटना था, करेक्ट तो दोनों में से कोई नहीं है ना। क्वेश्चन अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब कोई फॉर्मूले वगैरह इसमें नहीं लगेंगे, किसी का भी इंटीजर होना इसमें जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें कहता है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म्स का सम जीरो है ना, तो इसकी वैल्यू बताओ। मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ इसका, पावर सेम है ना दोनों की, पावर सेम है तो बच्चों बेस को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी पावर कितनी है, 2n प्लस 1। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की पावर 2n प्लस 1। अब आपको कभी भी क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि मिडिल टर्म का सम बच्चों जीरो है, तो आपको ये तो नहीं पता ना इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है। आप n को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लिया करो, है ना। n को क्या मान लो, एक बार मान लो 1 मान लो। अगर बच्चों n को आपने 1 मान दिया तो ये पावर कितनी होगी, 3, और 3 पावर तो आपको खोलनी आती है ना बच्चों, क्यू तो आपको खोलना आता ही है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग खोलोगे, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। यानी कि पहली टर्म क्या होगी बताओ, 3c0 और एक्स स्क्र की पावर 3 और माइनस वाई स्क्र की पावर 0, है ना। ऐसे 3c1 और एक्स स्क्र की पावर एक एक कम करते जाओ, वाई स्क्र की पावर एक एक बढ़ाते जाओ, फिर 3c2 और एक्स स्क्र की पावर 1 और वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र की पावर 2, ऐसे चलता रहेगा। अब आपको तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों मिडिल टर्म का सम जीरो है, तो बताओ टोटल 4 टर्म होगी इसमें, टोटल टर्म कितनी होगी इसमें, 4। मिडिल टर्म कौन सी होगी फिर, सेकंड और थर्ड। तो इन दोनों का सम बच्चों क्या है, जीरो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम क्या दे रखा है, जीरो। रखो 3c1 क्या होता है, 3 एक्स की पावर 4 माइनस में वाई स्क्र, है ना, प्लस ये 3c2 भी क्या होता है बच्चों, 3 ये एक्स स्क्र और ये वाई की पावर 4, ये क्या दे रखा है आपको, जीरो। 3 कॉमन लेके काट दो, और 3 कॉमन लेके काटोगे तो बताओ मेरे को ये ऐसा हो जाएगा क्या, ये ऐसा हो गया। अच्छा यहाँ से एक्स स्क्र काट दो, एक्स स्क्र बच गया, और वाई स्क्र कट के उधर क्या बचेगा, वाई स्क्र। तो एक्स स्क्र बाय वाई स्क्र या वाई स्क्र बाय एक्स स्क्र की वैल्यू क्या होगी बताओ, 1 होगी। 1 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में तो। अब बच्चों नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला है ना, फंक्शन चैप्टर मैंने कितनी डिटेल के अंदर आपको पढ़ाया है कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इन सभी के फॉर्मूले तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। ए सेट से लेके बी सेट तक अगर आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने हो, इसमें एम एलिमेंट हो, इसमें एन एलिमेंट हो, तो उसका फॉर्मूला आपको हमेशा बच्चों याद होना चाहिए, ठीक है। दोबारा मैं नहीं बता रहा क्योंकि सारे चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब बातें। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 5 एलिमेंट है, मतलब m की वैल्यू कितनी है, 5।
और n की वैल्यू कितनी है 2, तो a से लेके b तक कहता है कितने ऑन टू फंक्शन है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है सिग्मा k की वैल्यू 0 से n माइनस 1 की पावर k एन सी के, है ना, ये एन सी के और फिर एन माइनस के इसकी पावर m, इसके अंदर पुट करो n की जगह कितना 2 और m की जगह कितना 5 पुट करना। n की जगह बच्चों 2, तो माइनस 1 की पावर के, ये 2 सी के हो जाएगा और ये 2 माइनस के हो जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। अब सिग्मा खोल दो, के को क्या पुट करो 0, के को 0 पुट करोगे तो बच्चों ये क्या आएगा 2c0 इंटू 2 की पावर 5, फिर 1 पुट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, अल्टरनेटिव साइन आते हैं 2c1 और 2 में से बन गया 1। अब बच्चों नेक्स्ट टाइम पुट करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो ये कितना हो गया 32 माइनस 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों 30। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। ये देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। √3, कभी भी √3 आपको दिख जाए तो आपको पता है ना बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और अंदर 2 से क्या कर दो डिवाइड, ताकि मेरे को फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है ना ये लो इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो और नीचे नीचे तो दिख ही रहा है आपको, देखो एक बार तो सेम लिख दो, एक बार तो बच्चों इसको सेम लिख दो, ठीक है ऐसे। अब बोलो ऊपर इस √3/2 को साइन 60 लिख दूं, साइन 60 कोस 10, तो इसको क्या लिखेंगे फिर कोस 60, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बना दिया मैंने। डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दो और 2 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि दिख रहा है ना आपको 2 साइन ए कोस ए बनेगा, ये 2 साइन ए कोस ए। ऊपर क्या बन गया बताओ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, और नीचे बच्चों 2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2 ए, यानी कि साइन 50, ये साइन 50 से साइन 50 बच्चों कैंसिल, और ये 2 ऊपर जाके 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4 आ गया। बच्चों अब देखो ये दो वैल्यू तो मैंने आपको कह रखा है ना हमेशा आपको याद होनी चाहिए, साइन 18 की वैल्यू और कोस 36 की वैल्यू। अब मान लो आपको साइन 36 की जरूरत पड़ गई है ना, तो ट्रायंगल बना लो। कोस की वैल्यू अगर आपको पता है किसी एंगल पे और उस पे बाकी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चाहिए तो ट्रायंगल बना के निकाल सकते हो ना। तो बिल्कुल सिंपल बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये तीसरी साइड आ जाएगी, ठीक है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन 36 की वैल्यू आ गई, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया अंदर से, ठीक है ये आ गया, 2 को बाहर निकाल दिया, √2 यहाँ पे पहुंच गया। मैं ये नहीं कह रहा आपको याद करो, याद नहीं करनी इसकी वैल्यू, याद तो सिर्फ ये 2 करनी होती है ना, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि साइन 36 की वैल्यू बच्चों कैसे निकलेगी ट्रायंगल बना के, ठीक है ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। अब देखो इसके अंदर आपसे क्या कहा गया बच्चों, साइन 9 माइनस कोस 9, इसके अंदर साइन सी माइनस साइन डी लगा दो या कोस सी माइनस कोस डी लगा दो, है ना एक ही बात है। तो उसके लिए मेरे को साइन 9 कोस को किस में चेंज करना पड़ेगा साइन में, एंगल 90 माइनस 9 करूंगा तो क्या हो जाएगा 81, साइन सी माइनस साइन डी बोलो क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और इनटू बच्चों क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है ना 2 कोस 45 होता है √2, और ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा ना, और ये कितना हो गया साइन 36, 2/√2 बच्चों कितना होता है √2, यानी माइनस √2 इंटू साइन 36। साइन 36 की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल के दिखा रखी है, वो क्या होती है √2 इंटू 5 माइनस √5 का रूट डिवाइड बाई 4, ये होती है ना। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, ये 2 4 पे 2 बार कट जाएगा, आंसर क्या आ गया माइनस ऑफ 5 माइनस √5, पूरे के नीचे कितना है बच्चों 2 है ना। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी इस क्वेश्चन में कोई नई बात थी नहीं। 38 क्वेश्चन में बच्चों, ये तो मैंने इतनी बार आपको बता रखा है कि कभी भी ट्रायंगल का नाम आ जाए ना तो सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको अज्यूम कर लो। देखना ये कंडीशन क्या इक्विलेटरल में ट्रू होती है क्या, इक्विलेटरल में बच्चों तीनों एंगल का सम कितना, तीनों एंगल कितने कितने के होते हैं 60 60 के। तो देखो साइन 60 कितना होता है √3/2 इसका क्यूब, ये √3/2 का क्यूब, मतलब ये देख लो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई हो रही है क्या, इक्वल टू 3 इंटू साइन ए कितना होता है √3/2, ये √3/2, ये √3/2। अच्छा √3/2 का क्यूब तीन तीन बार ऐड हो रखा है ना, मतलब 3 इंटू √3/2 का क्यूब कर दूं, और ये भी तो 3 इंटू √3/2 का क्यूब है, तो मतलब दोनों सेम है, दोनों क्या आगे बच्चों सेम आगे, इसका मतलब ट्रायंगल कैसी है ये इक्विलेटरल। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो बच्चों बताओ सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है ना। अब सारी साइड इक्वल है तो ए लिख दूं मैं सबको, बी को भी क्या लिख देता हूँ ए, सी को भी क्या लिख देता हूँ ए, तो सारी साइड ए होगी, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो क्या होगी बताओ 0, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट की बच्चों कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 आती है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की वैल्यू बच्चों सेम कहाँ पे होती है x इक्वल टू 1/√2 पे होती है ना। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो साइन इनवर्स को या कोस इनवर्स को कन्वर्ट कर दो, कोस इनवर्स को क्या लिख दूं
पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकता हूँ ना? बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स बच्चों क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दो, डबल हो जाएगा ये 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 को नीचे ले आओ, साइन इनवर्स एक्स क्या आ गया? पाई बाय 4। तो एक्स क्या आ गया? साइन पाई बाय 4। और साइन पाई बाय 4 कितना होता है बच्चों? 1/√2। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1/√2 आ जाएगी। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसमें इस इक्वेशन के बच्चों आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं माइनस पाई से लेके पाई के बीच में। तो पहले तो इस इक्वेशन को सोल्व करो। साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 2। ये तो 1 होता है और ये साइन 2 थीटा होता है। इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -1। अब देखो, अब इसको क्या बनाओ? जनरल इक्वेशन बनाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया ना, उसको बताया था मैंने आपको। -1 को साइन -90 लिख सकता हूँ क्या? एक ही बात है। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का बच्चों जनरल सोल्यूशन क्या होता है बताओ? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ये तो आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है? तो 2 थीटा कितना आ गया बताओ यहाँ पे? एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। वाई कितना है बच्चों? -पाई/2। 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें तो थीटा निकालना है ना। n पाई/2 माइनस पाई/4 इंटू -1 की पावर n। बच्चों थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब ये कहते हैं थीटा की वैल्यू कितनी पॉसिबल है इस इंटरवल के बीच में? n को पुट कर दो, n को 0 पुट करो सबसे पहले। थीटा क्या आएगा बताओ? 0 माइनस पाई/4 यानी कि -पाई/4 आएगी ना, क्योंकि ये तो माइनस पाई और पाई के बीच में है। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। n को 1 पुट करना। n को बच्चों 1 पुट करोगे तो थीटा कितना आ गया बोलो? पाई/2 तो यहाँ से आ गया। 1 पुट करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस पाई/4 यानी कि 3 पाई/4। बच्चों 3 पाई/4 कितना होता है? 135 होता है। तो ये भी इसके बीच में होता है ना, मतलब आ गया। n को क्या पुट करो? 2 पुट करो। 2 पुट करोगे तो ये क्या आ गया बच्चों? पाई और माइनस पाई/4। ये भी 3 पाई/4 आ गया। लेकिन बच्चों 3 पाई/4 तो पहले काउंट कर चुके हैं ना आप, मतलब ये काउंट नहीं करना दोबारा, ठीक है? 3 पुट करो। n को 3 पुट करोगे तो बच्चों ये आ गया 3 पाई/2। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बच्चों ये नहीं पॉसिबल, क्यों? क्योंकि ये तो पाई से भी बड़ा हो गया, ये तो पाई से भी क्या हो गया? बड़ा। मतलब कि आगे अगर आप बढ़ोगे तो वैल्यू पाई से बड़ी आती जाएगी। तो अभी तक कितने सॉल्यूशन मिल गए आपको? 1 2। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इसको देख के 2 सॉल्यूशन टिक मत कर देना। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव भी तो पुट करते हैं। अब n की वैल्यू क्या पुट करो? -1 पुट करो, है ना? n की वैल्यू को -1 पुट करके देखो फर्स्ट इक्वेशन में, थीटा क्या आएगा? -पाई/2। तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस प्लस पाई/4। तो ये कितना आ गया? -पाई/4। लेकिन बच्चों -पाई/4 तो पहले आ चुकी ना, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी आ ही चुकी। मतलब ये नया सॉल्यूशन थोड़ी है, ये तो काउंट कर ही चुके हैं हम, ठीक है? छोड़ दो। n की वैल्यू को -2 पुट करके देखना। -2 पुट करोगे तो बच्चों कितना आएगा? माइनस पाई। और ये माइनस में पाई/4। लेकिन बच्चों ये तो माइनस के 5 पाई/4 आ गई। ये तो नहीं लेंगे ना, क्यों? क्योंकि ये तो माइनस पाई से छोटी है। तो इसका मतलब बच्चों नेगेटिव वैल्यू पुट करने से नहीं आपका आंसर आएगा। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताओ? दो। दो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है।